So let's continue with where we left last time. Okay. So quasi contract emerged from, तो बस हमें इतना मालूम है, अगेन these are Latin terms, but as far as we remember, it is something कि आपको कोई मतलब बिना मतलब का फायदा नहीं होना चाहिए. तो as I'm said, it's about implied contract, misfeasance, non-feasance तो होगा नहीं. Indebitedness मतलब कोई indebted होगा, indebt है, तो टू इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आरती भी जस्ट, आरती आई होप मेरी आवाज आ रही है. आरती आई होप मेरी आवाज आ रही है. यस सर आ रही है. चल थैंक यू. तो वी जस्ट डिस्कस्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वाला. तो इट इज इनडेबिटेड अजम्पटेड, क्यों? क्योंकि मिसफीजेंस नॉन फीजेंस तो होगा नहीं. अब वी रिमेंबर कि उसमें अनड्यू एनरिचमेंट नहीं होना चाहिए. तो इन डेबिट गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ इंडेटेड की तरह कोई डेट है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर. अजम्पशन मींस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और इन डेबिट मींस कोई चीज है आपको जिसको पे बैक करना है. इफ एन अग्रीमेंट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इट शैल बी वॉइड, ये हमें मालूम है सेक्शन 27. अच्छा एक सेकेंड, अब जरा हम कॉन्ट्रैक्ट टाइप की नंबरिंग कर लें. वी गो टू So 6 to 7 questions. हाँ लेट्स टेक, बस अपने पास रहेंगे. कॉन्ट्रैक्ट, quasi contract against public policy. Under the Indian Contract Act, wagering agreements are void, can be made illegal by enactment. जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे सट्टेबाजी करना इलीगल है, तो वैसे भी नेवर इज मतलब ऑलवेज रॉन्ग. तो ये तो गलत ही है. ये 4 इसका आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. A person consulted a doctor and got a prescription. Patient has to pay fee as doctor demands. Patient has to pay as he wish to pay. Doctor can charge reasonable fee. Court shall decide the fee of the doctor. तो आप बताइए, पर्सन कंसल्टेड अ डॉक्टर एंड गॉट अ प्रेस्क्रिप्शन. पेशेंट हैज टू पे फी एज डॉक्टर डिमांड्स, पेशेंट हैज टू पे एज ए विश टू पे. तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि उसने द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू. जब डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो चुका है और उसको पे करना पड़ेगा. तो ये इसका आंसर है. पेशेंट हैज टू पे फी एज डॉक्टर डिमांड. अगर सपोज सर इनएग्जॉर्बिटेंट इसमें बोलो. जी हाँ बोलो आरती. सर इसमें थर्ड ऑप्शंस नहीं हो सकते? थर्ड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, डॉक्टर कैन चार्ज रीजनेबल फी? नहीं वो हो सकता है ना, इसमें गलत नहीं. बट पॉइंट इज कि अगर सपोज उसका फी अनरीजनेबल था तो तुम उसके पास व्हाई डिड यू गो इन द फर्स्ट प्लेस. तो यू मतलब एक तरीके से इट्स अ कंसेंट. तुमने यू एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट नोइंग कि हाँ भाई उसकी इतनी फी होनी है. तो इसलिए 1 इज द राइट, 1 इज मोर करेक्ट आंसर. 3 गलत नहीं है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, और 1 भी गलत नहीं है क्योंकि उसमें यू कॉन्ट्रैक्ट तो वो मालूम था. उसके बाद साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड, ये ऑलवेज तो होगा नहीं. व्हेन ड्यूटी टू स्पीक इज नॉट फुलफिल्ड. व्हेन ड्यू टू स्पीक. हाँ तो ये है. आगे बढ़ते हैं. स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से. इट मींस इंटेंशन इज टू बी प्रूव्ड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी. अब हम आईपीसी पेरेंट्स, डैमेजेस आर टू बी प्रूव्ड. तो लाइबल और स्लैंडर, तो स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से, तो तुमको ये प्रूव करना है कि मतलब वैसे तो फर्स्ट लेट मी क्लैरिफाई कि डैमेजेस मींस कॉम्पनसेशन. डैमेज और डैमेजेस में अंतर होता है लीगल टर्मिनोलॉजी. तो व्हाट आपको इज द उसे डिफरेंस? तो डैमेज इज सम काइंड ऑफ, देखो इंजरी इज वायलेशन ऑफ राइट, ठीक है. डैमेज इज सम काइंड यस. ऑफ लॉस दैट हैज हैपेंड टू मी, दैट इज डैमेज. और डैमेजेस मींस कॉम्पनसेशन. ओके सर. ठीक है. जैसे तुमने वो पढ़ा होगा वॉलेंटी साइन, वो जो इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूनियर सॉरी. साइन. तो इंजूरिया वहां पे लीगल इंजरी, इंजरी इज लीगल इंजरी. डैमेज इज इंपैक्ट ऑफ दैट लीगल इंजरी, कि अगर आपकी कोई राइट वायलेट हुई है तो उसके क्या आपके कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं. तो स्लैंडर इज नॉट एक्शनेबल पर से,
ऐसे इसका आंसर ये होना चाहिए, डैमेज हैज टू बी प्रूव्ड, ऑल्दो इसने ऐसे लिख दिया है तो यही इसका सही होगा। इंटेंशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये सब इसका मतलब नहीं है। नॉट एक्शनेबल पर से का मतलब यही है कि आपको और कुछ दिखाना पड़ेगा, हाँ भाई मुझे इससे नुकसान हुआ है। ठीक है। और ये एक्शनेबल पर से, अगेन इट्स नॉट आईपीसी, मैंने गलत बोला, एक्शनेबल और कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक्शनेबल की बात तो हमेशा टॉर्ट में होती है। द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन नेग्लिजेंस इज कमिटेड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा तुम बताओ। टॉर्ट से भी ठीक ठाक क्वेश्चन होना चाहिए। इसका आंसर स्टेट होना चाहिए। So contributory negligence is सॉरी in स्टेट, contract. Sorry, torts, na? हाँ कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस इज टॉर्ट, तो स्टेट नहीं होगा, क्योंकि स्टेट का स्टैट्यूटरी एग्जेम्पशन तो सीधे सीधे मिला हुआ है स्टेट, मतलब उसके लिए स्टेट को, तो इसका आंसर चाइल्ड होना चाहिए। एक बार बस वेरीफाई कर लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसेस। Yes, I think child ही हो। हाँ, शुड नॉट बी अप्लाइड टू चिल्ड्रन, ठीक है यही आंसर हुआ, चाइल्ड ही होगा। उसके बाद ड्राइवर वॉज रिवर्सिंग अ कार, देयर वाज चाइल्ड बिहाइंड द कार बट द चाइल्ड वाज नॉट इंजर्ड एट ऑल। द मदर ऑफ द चाइल्ड लुकिंग फ्रॉम सम डिस्टेंस वाज शॉक्ड एंड मिसकंसेप्शन दैट एन एक्सीडेंट ऑफ अ चाइल्ड टुक प्लेस। Driver will be liable for nervous shock, not liable at the discretion of court, none of these। अब इसमें ऑब्वियसली ये हमारे वो नर्वस शॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये अपने फैक्ट का एक केस भी है, बट यहाँ पर अब लॉ इज बेसिकली कॉमन सेंस, तो या तो इसका आंसर 1 होगा या 2 होगा, बट सेइंग नॉट लायबल इज अ वेरी, मतलब इट्स अ जेनेरिक, इट्स अ ब्लैंक चेक टाइप की चीज हो जाएगी कि हाँ भाई ड्राइवर लायबल ही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि वो चाइल्ड कार से कितना नजदीक था, कितना पीछे था, उसकी मदर को क्या दिख रहा था, वो हम डायरेक्ट उससे रिलेशन दिखा सकते हैं नहीं, इसलिए 1 इज द अगेन द मोस्ट करेक्ट आंसर। उसके बाद इफ द डिफेमेटरी स्टेटमेंट इज ट्रू द अफेक्टेड पार्टी में, इफ द डिफेमेट, तो ये तो एक्सेप्शन है, तो कैनॉट क्लेम द अफेक्टेड पार्टी, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन है। फॉर नेग्लिजेंस विच थ्योरी इज करेक्ट, ऑब्जेक्टिव थ्योरी, सब्जेक्टिव थ्योरी, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। तो एक सेकेंड, अब ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको, बट ये इनके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि इनके करने के चक्कर में बहुत ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसके जो पीवाईक्यू से बन जाए ना वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आई अगेन रिपीट कि 20/80 रूल हमेशा फॉलो करना चाहिए, 20% पढ़ के 80% मार्क्स। ड्यू टू अर्थक्वेक अ टेनेंट डाइड, द लैंडलॉर्ड कैन टेक डिफेंस ऑफ, एक्ट ऑफ गॉड इसका आंसर होगा। आई होप इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं होगा इसका आंसर। Yes, कोई sir. कंफ्यूजन आरती? No, sir. इसका आंसर एक्ट ऑफ गॉड ही होगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट वो होता है कुछ करने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जा रही है, यहाँ पे तो बस वो रह रहा था। उसके बाद अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी द वर्ड, अच्छा इसे 5 क्वेश्चन टॉट से। नाउ वी कम टू आईपीसी द वर्ड ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, तो ये Section आई थिंक सेक्शन 40. 30, अच्छा 40 है ये। ठीक है ठीक है, Yes, तो sir. ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो 40, जीरो ऑफेंस जीरो, तो इस ढंग से याद हो सकता है। उसके बाद which one of the following is not essential to attract the provisions of section 149 of IPC? Any member of unlawful assembly may commit an offense, offense not, again repeat करता हूँ, is not essential, offense is committed after pre-meeting of minds, offense is committed in prosecution of common object of unlawful assembly, unlawful assembly consists of 5 or more person, तो इसका आंसर ये होगा आफ्टर प्री मीटिंग ऑफ माइंड, जरूरी नहीं है, वो सेक्शन 34 के लिए चाहिए होता है। तो X, a married woman being annoyed from family quarrels, threatens her husband that she would commit suicide by falling into a nearby well. She runs toward the well, but at distance she is stopped from committing suicide by a stranger from behind. Decide liability. X is liable for an attempt to commit suicide. X is not liable for threatening
ऑफ सुसाइड, ठीक है, none of these. तो but at some she is stopped from committing suicide by a stranger from behind. तो वैसे अब attempt to commit suicide तो ये this question doesn't make sense क्योंकि attempt to commit suicide is no more an offense. इसके लिए आप वो लिख सकते हैं कि हाँ भाई वो जो मेंटल डिसऑर्डर एक्ट वगैरह में इसको भेजा जाएगा रिहेबिलिटेशन होम के लिए. वैसे कहा था इसका उस जमाने में इसका आंसर वन हो सकता था उस कॉन्टेक्स्ट के लिए. X abets Y to beat Z. While Y was beating Z, he causes fracture in Z's leg. X is liable for abatement to cause simple hurt. X is liable for abatement to cause grievous hurt. X is not liable for grievous hurt because he did not abet. इसका आंसर दो होगा because X is not liable तो गलत, he is liable abatement के लिए. और ये grievous hurt है fracture. Which one of the following is not an essential of an offense? Not an essential बोले तो obviously इसका आंसर मालूम है, बता दो तुम. इसका आंसर मोटिव होगा, राइट. इज नॉट एन इसेंशियल ऑफ एन ऑफेंस. यस इंटेंशन सर. होना चाहिए, प्रोहिबिटेड एक्ट, पनिशमेंट, ठीक है. X, a boy of 22 years, sits on the cot of a sleeping girl of 19 years old and pulls down her lower clothes. ठीक है. X is liable for punishment under section 376 of IPC, 354, 509, under all this, all the, तो इसका आंसर ऑल होगा, राइट. क्योंकि मॉडेस्टी भी वायलेट कर रहा है, मतलब अच्छा नहीं, वन मोर सेकेंड. सर डिसरॉबिंग वाला होगा शायद इसमें. इस रो में वही बोला, 376 नहीं होगा ये, बिकॉज वो तो बस मतलब आई थिंक दिस विल नॉट अमाउंट टू रेप, तो 376 नहीं यस होगा. सर. 354 तो होगा. और 509, 354. नहीं ना, 509 डील्स विद, ये भी सेक्सुअल ऑफेंस ही है. एक सेकंड, 509. सर 509 में वो जेस्चर्स की बात करते हैं ना, जैसे कि कुछ उनको जेस्चर से इंसल्टिंग द उनको कुछ मॉडेस्टी बोलना ऑफ है. वुमन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है. वैसे एनीवे, चूंकि चूंकि यहाँ पर एनीवे 354 डायरेक्टली डील्स विद डिसरोबिंग, तो यही आंसर होना चाहिए. एनीवे 376 हो ही नहीं सकता है. अगर कंफ्यूजन यस. 354 और 509 में होगा तो 354 इज द मतलब मोर करेक्ट आंसर. 509 इज, हाँ दूसरा है, ठीक है. उसके बाद एम्प्लॉयर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्शन इज नोन एज, अब ये आपके लेबर लॉ से एक दो क्वेश्चन होंगे. ले ऑफ, लॉकआउट, लॉकआउट तो वर्कर्स करते हैं. इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोअर्शन, रिट्रेंचमेंट इसका आंसर होगा. रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ में कंफ्यूजन है. क्लोजर भी फैक्ट्री बंद हो जाती है और कोअर्शन के लिए नहीं होता है. अब ये आंसर जैसे रिट्रेंचमेंट, ये सब चीजें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से समझ में आ जाती है, क्योंकि आप केसेस जनरली जो एम्प्लॉय करता है, क्योंकि वो फैक्ट्री रनिंग होती है, वो रिट्रेंच करते हैं. तो इसका आंसर मेरे हिसाब से रिट्रेंचमेंट होना चाहिए. मैं वो वेरीफाई करके आपको बता दूंगा. और उसके बाद द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री अमेंडेड इन द ईयर, तो अब अगेन इतना क्लोज ऑप्शन है, बट इट शुड बी आइदर 81 और 82. 84 तो नहीं होना चाहिए. वो अपना बैंगलोर वाटर सप्लाई एक्ट के बाद ये डेफिनेशन अमेंड की गई थी. तो एक बार उससे तो ये जो केसेस हैं, जैसे इसके लिए मैं जो केसेस के थ्रू ये क्वेश्चन आते हैं उसका एक शॉर्ट एक नोट बना लेंगे, एक पेज का वो रहता है, उससे ये चीजें हो जाएंगी. आगे बढ़ते, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इंडस्ट्री. तो आप इसमें से ही देख सकते, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ होना चाहिए. बैंगलोर वाटर सप्लाई में तो नहीं था, वो तो इन जनरल मतलब दिस केस ब्रॉडेंड द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री. क्वायर बोर्ड भी नहीं है, वो उस चीज के लिए होगा कि ये इंडस्ट्री है या नहीं. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ या हमदर्द यूनिवर्सिटी केस होगा. तो यही तीन तीन होना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन फॉर एनी रीजन whatsoever except disciplinary action and voluntary retirement is, termination of a service of a workman for any reason except disciplinary action and voluntary retirement is dismissal होना चाहिए. अगेन इसको देखना पड़ेगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. the minimum number of एक second, the minimum number of workmen required for registration of trade union is 7. although ये अब बदल जाएगा, अब तो लेबर कोड वगैरह आ गए हैं. last come first go rule is applicable in the case of, ये सच में नहीं मालूम, ये देखना होगा. तो इसका मतलब लेबर लॉ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेबर लॉ से लेबर. दो केसेस, दो 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 टॉपिक्स हम पढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल लॉ 1, इंडस्ट्रियल लॉ 2. लेबर लॉ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अभी हमारे सीआरपीसी का क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है.
In which of the following cases the Supreme Court held that allowing medical examination of women to prove her virginity amounts to violation of a right to privacy guaranteed in 21 of the Constitution? हम दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए, विच इंक्लूड्स इवन सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीजें। इसका देख कर बताना होगा, ठीक है। उसके बाद इस पे आते हैं, रिजर्वेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर वैलिड एज इट इज प्रोवाइडेड इन द, ये थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए। रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन, अब जैसे अब ये देखिए 87th नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, 86 इज अपना राइट टू एजुकेशन, और ये सब जो चीजें हुई थी रिजर्वेशन टू प्रमोशन वाली 90s में हो गई थी। अब हमने ये मालूम है कि 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 92 में आया हुआ था, तो इसलिए 77th अमेंडमेंट एक्ट होगा। इस ढंग से थोड़ी चीजें याद, पैटर्न अगर याद हो तो चीजें याद हो जाती हैं। A proclamation of emergency can be issued by the president if there is imminent danger of war or external aggression or armed rebellion, ठीक है। The president can suspend the enforcement of all fundamental rights during the period of emergency. आर तो गलत है, बिकॉज सारे फंडामेंटल राइट्स 2021 बच जाते हैं, ये तो सही है। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए हम लोग। इट इज लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल भी, लीगल भी, बिकॉज लीगल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट्स इन आर्टिकल 39A, नो वन शैल बी डिनाइड जस्टिस बाय रीजन ऑफ हिज पॉवर्टी, ठीक है। तो दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो ये है कि इस एक्ट में लिखा हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इट्स नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नीमो डिबेट विस वेक्सारी प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू, तो इसमें क्या होना चाहिए, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ तो होगा नहीं, डबल जेपार्डी भी नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन भी नहीं, इट्स सेल्फ इंक्रिमिनेटिव। वैसे भी वेक्स अपने को कष्ट देना। लॉ इज नो डाउट अ रेमेडी फॉर ग्रेटर इविल्स येट इट ब्रिंग्स इविल्स ऑफ इट्स ओन, वाज सेड बाय, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है, ये सब छोड़ो, इसके पीछे मत जाना है। लीगल मैक्सिम, custom is the sign of positive law was expounded by ऑस्टिन, तो कस्टम मानता ही नहीं था। आई थिंक हीगल। हो सकता है, बिकॉज सवाइनी इज हिस्टोरिकल स्कूल का बंदा था। मार्क्स भी नहीं होना चाहिए, लीगल ही होना चाहिए। एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, ये वैसे लाइन कोड करेंगे तो अपने आप आ जाएगा कस्टम। थोड़ा देख लेंगे, मुझे दिख नहीं रहा है, आगे देखते हैं। यूबी, बट अगेन है रिपीट की, किसी एक चीज के पीछे इतना नहीं भागना है, आपको ब्रॉडली तैयारी होनी चाहिए। यूबी कैविटास ईबी लेक्स मींस, अच्छा ये एक और बात की, ये सब जो लीगल मैक्सिम है उसके भी मीनिंग्स पूछे जा रहे हैं। लेक्स मींस लॉ, ठीक है, तो लॉ होना चाहिए। तो वेयर देयर इज सोसाइटी देयर इज लॉ, इसका आंसर दो ही होगा, सिविटास सोसाइटी, इसी तरह देयर इज लॉ, इसका आंसर दो होगा, ठीक है। उसके बाद द कोरिलेटिव ऑफ लिबर्टी इज, अब ये जो हॉफील्ड एनालिसिस ज्यूरिस्प्रूडेंस भी थोड़ा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। द कोरिलेटिव ऑफ लिबर्टीज मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उससे पता चल जाएगा एक बार ज्यूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ेंगे तो। A right to retain the possession of property until a due amount is paid is known as, a right to retain the possession of property until due amount is paid, इसका लियन होगा। लीज या नहीं होता, लीज तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होती है, लाइसेंस भी नहीं होता, मॉर्गेज भी नहीं होता, लियन इसका आंसर होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट पे आगे, नो, an application of physical force of the state for the enforcement of law is punishment होना चाहिए। फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज पनिशमेंट, फिजिकल फोर्स उसमें लगता है, ठीक है।
आई थिंक मे भी हो सकता है क्रिमिनोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन हो रहे हो। इमैनुअल कांट इज द एक्सपोनेंट ऑफ, ही द यूटिलिटेरियन। तो इमैनुअल कांट, कांट की बात कर रहे हैं। प्रिवेंटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, नहीं, ये जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना पड़ेगा, जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक ठाक। ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट स्टेट, इसका आंसर होगा ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट। वैसे ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स आर ऑपरेटिव Humans. अगेंस्ट स्टेट। ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव एनिमीज इमोरालिटी। गुड क्वेश्चन। तुम बताओ आरती, तुमको क्या लगता है? So I think humans. ह्यूमन राइट्स आर ऑपरेटिव अगेंस्ट, चलो इस पे मैं सोच कर बताऊंगा यार, इसका एक बार मैं देख कर भी दोबारा सोचूंगा, बिकॉज यू नीड नॉट अग्री विथ वॉट एवर यू हैव रिटन, मतलब जो आंसर नेट पे मिले, एक बार मैं सोच कर बताऊंगा यार। इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर Okay. सेटल्ड बाई, मतलब ऑब्वियसली वन और फोर तो होगा नहीं, यूनाइटेड, International Court of ये तो Justice. तीन है, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ इज प्योर लॉ, इंटरनेशनल लॉ इज मेड बाय नेशनल लेजिस्लेचर। देखो स्टेटमेंट टू तो गलत है, ठीक है, तो स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। अब स्टेटमेंट वन के लिए इंटरनेशनल लॉ इज प्योर लॉ, ऐसा सही होना चाहिए क्या? इंटरनेशनल लॉ प्योर को तो लॉ मानता ही नहीं था, मुझे लगता है ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ की बात की थी, तो ये भी गलत है, उसने बोला इंटरनेशनल लॉ तो कोई लॉ ही नहीं। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज नन ऑफ दीज। This. लेकिन व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये देखना होगा। तो हो सकता है वो आपके कस्टम्स और जो वो सब, सॉरी, वो जो चीजें होती हैं, फॉरगेट, कन्वेंशन और ट्रीटीज, ये होनी चाहिए सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। Treaties and conventions. यस, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू बट नीड नॉट बी, consideration must be of some value but need not be, Inadequate. नहीं नहीं, नीड नॉट बी इसने बोल दिया, सम वैल्यू की तो बात किया, तो नीड नॉट बी एडिक्वेबल। इस लाइन में अगेन अगेन आई एम यूजिंग कॉमन सेंस, कि अगर इसको, दिस डजंट मेक सेंस, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू बट नीड नॉट बी इनएडिक्वेट, जबकि नीड नॉट बी एडिक्वेट मुझे ज्यादा सही लग रहा है, एक बार इसको चेक भी कर सकते हैं, ये लाइन मिल जाएगी। क्योंकि ये उस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट हो सकता है कि सपोज मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको अपनी कार बेचूंगा और तुम मुझे 10,000 रुपए दे रही हो, तो कंसिडरेशन तो है, बट कोर्ट इसको विल गो बिहाइंड दिस एंड चेक कि क्या मैंने तुमको कोर्स किया था, कि तुमने मुझे कोर्स किया था कि मैं अपनी कार बेचूं और तुम बस 10,000 दोगी। तो दिस कैनॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड की कंसिडरेशन नहीं है, दिस विल बी डिक्लेयर्ड ग्राउंड ऑन द, दिस माइट बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड कि भाई ये कोर्शन में लिया गया है, कंसेंट फ्री नहीं था। वैसे मैं वेरीफाई कर लूं सो दैट कुछ गलत ना बताऊं। वही है, कंसिडरेशन मस्ट नीड नॉट बी एडिक्वेट, इसका आंसर वही है, नीड नॉट बी एडिक्वेट। उसके बाद, ए हैविंग अ वाइफ अलाइव मैरीज अनदर वाइफ द मैरिज इज वॉइड, मोनोगैमी इज द रूल। ठीक है, ये सही है, द मैरिज, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। उसके बाद, अच्छा एनीवे यहाँ पे तो इसको एक्सप्लेनेशन मांग ही नहीं रहा था, बोथ आर करेक्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही अगर स्टेटमेंट वन इज ऑलवेज ट्रू इस तरह रहता है तो उसको फॉल्स करना था, बिकॉज वी टुक इट कि ये हिंदू है, लेकिन कहीं लिखा नहीं हुआ था कि ये इज हिंदू। तो इसलिए अगर ऑलवेज, जनरली आप इसको सही मानेंगे, बट अगर ऑलवेज वर्ड यूज कर दिया तो यू मस्ट बी अ बिट सर्कमस्पेक्ट। Always, never, these are heavily loaded words. Which of the following is not condition for marriage under Section 5 of Hindu Marriage Act? ये है ही, if the bride is below 18, consent of her guardian has been obtained, they are not within prohibited relationship, neither should be subject to recruit, attach of The fourth. fourth, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं हुई थी। वैसे कुछ दिनों पहले मुझे याद है कि मतलब एपिलेप्सी वाला ग्राउंड हटाया गया था, किसी कोर्ट के जजमेंट में आया था ये Yes, वाला। वो हम्म। repealed था. Where no form of ceremonies of marriage was gone through under Section 7 of Hindu Marriage Act, the marriage is void है, अगर कोई सेरेमनी हुई ही नहीं है तो, कोई द मैरिज इज
वैसे इनइफेक्टिव कह सकते हैं, वॉइड तो वही होगा जो कि सेक्शन 11 में दिया हुआ है। यस सर, और सेक्शन 7 में मतलब जो उन्होंने बताए हुए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे कस्टम्स के हिसाब से शादियां होती हैं, तो वो उसको वैलिड मानते हैं। नहीं नहीं, where no form of ceremonies of marriage was gone through under section 7 of Hindu Marriage Act, the marriage is, ये काफी मतलब the marriage can be valid, I agree कि वो हाँ कस्टम के हिसाब से हो सकता है। एक बार इसको दोबारा खोल ही लेते हैं। सर सेक्शन 7 में आई थिंक सप्तपदी और पाणी ग्रहण और ये दो 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 या तीन चीजें बताई हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हिंदू मैरिज में बी solemnized in accordance with the ceremonies, rites and ceremonies of either party thereto, where such rites and ceremonies include the saptapadi, and the marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken। तो अगर इसमें से कोई सेरेमनी नहीं है, सप्तपदी और कोई दत्ता होम होता है, अगर इनमें से कोई सेरेमनी नहीं हुई, क्वेश्चन ये है, when no form of ceremonies of marriage was gone through under section 7 of Hindu Marriage Act, the marriage can be valid, I agree। लेकिन अगर इस केस में द मैरिज इज नॉट वैलिड कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर, द मोस्ट करेक्ट आंसर वैलिड ही लग रहा है, क्योंकि नहीं सही है, बिकॉज अगेन अगर मैं यस सर, इनइफेक्टिव देयर इज अ लिखता। केस। जी। नहीं नहीं, तुम आरती, मैं कह कुछ और रहा हूँ। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि ये सब केसेस हैं कि साउथ इंडिया में या किन 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 जगहों पे कि अगर सेरेमनीज वो नहीं हुए फिर भी मैरिज इज वैलिड। तो वो कहता है अगर द मैरिज कैन भी लिखा होता तब वैलिड सही होता हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसने बस पूछते द मैरिज इज, तो हो सकता है कि लेट से मैं यूपी की बात करूँ, यहाँ पर वो सब सेरेमनीज नहीं हुई हैं, तो द मैरिज इज नॉट वैलिड। तो उस केस में वॉइड ना होकर, क्योंकि सेक्शन 11 में ऐसी कोई बात नहीं, एक बार देख ही लेते हैं सेक्शन 11 भी। सेक्शन इन्हीं अच्छा, इसमें तो बस ये लिखा है कि 145 और सेक्शन 5। तो द मैरिज इज वॉइड कह तो नहीं कह सकते, या तो बेस्ट या तो वैलिड होगा, नहीं तो इनइफेक्टिव होगा, ये ध्यान रखना होगा। आगे यस बढ़ते सर, हैं। इनफेक्टिव का क्या मतलब होगा उसमें? इनइफेक्टिव का मतलब हुआ कि लेट से मैंने किसी से शादी की और मैंने कस्टम वो परफॉर्म नहीं किया, फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी पहली वाइफ अगर मेरे पे केस कर रही है, तो और वो देखा कोर्ट ने कि वहां पे कस्टम परफॉर्म भी नहीं हुए, तो कोर्ट कहे कि वो तो शादी हुई ही नहीं थी। तो इसलिए ये मेरी पहली शादी है जिसको मतलब सोसाइटी दूसरी शादी मान रही है, तो वो इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव का ओके मतलब नो राइट्स और लाइबिलिटीज वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ इट। ओके सर। Under Section 19 of Hindu Marriage Act, a petition in a matrimonial case has to be filed in the place, Section 19 of Hindu, बहुत Hindu Marriage Act भी important है इसका मतलब, where the marriage was solemnized, where the respondent was residing at the time of the presentation of the petition, the parties last ऑल resided। ऑफ दीज। एक और तीन तो सही है, तो इसलिए दो भी सही हुआ। ठीक है, उसके बाद इस पे आते हैं, मुस्लिम वाइफ मे sue for divorce under the dissolution of Muslim Marriage Act 1939 if the husband has been insane for a period of, I think this is 2 years, right? मतलब 2 या 3 ये होना चाहिए इसमें। 3 इयर्स है, आई थिंक 3 इयर्स। तो हो सकता है तब 3 years हो, ठीक है। प्लीज एक बार कंफर्म। अभी मैं देख लेता हूँ। 2 years ही आंसर है इसका। ओके सर। ठीक है, और आई थिंक कि हिंदू के केस में इंसानिटी इज अ ग्राउंड मतलब उसके लिए, बट कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं दिया हुआ है। यस सर। In which of the case the question of constitutional validity of Section 9 of Hindu Marriage Act came for consideration for the first time? इसमें तो टी सरीत वर्सेस टी वेंकट सुबैया में तो इसको वो कहा गया था मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, बट द क्वेश्चन इज इन विच केस इट केम फॉर द फर्स्ट टाइम। सरोज रानी वर्सेस तो सुदर्शन सरोज कुमार। रानी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फैमिली लॉ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, तो देख समझ में आ यस सर, गया। हिंदू लॉ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अग्रीमेंट इज मीटिंग ऑफ माइंड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से सिंपल ही है। An offer cannot be accepted unless and until it has been brought to the knowledge of the person। An offer cannot be accepted unless and until it has been brought to the knowledge of the person for whom it is made। जैसे हमें वो केस याद होगा जिसमें उसने बोला था कि तुम ये खोज दो, मतलब मुझे वो केस का नाम नहीं याद है, बट अल्टीमेटली ऑफर का, सपोज मैंने ऑफर दिया है,
तुम उसको एक्सेप्ट कर रही हो। तो अनलेस एंड अनटिल इट हैज बीन ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द ऑफर फॉर हुम इट इज मेड, राइट? या इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर सपोज तुम्हें मालूम ही नहीं है और तुमने वो काम कर दिया और तुम फिर बाद में बोले भाई कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू डिड नॉट नो कि मैंने ऑफर किया था या नहीं किया था। कोई कंफ्यूजन? नो सर। समझ में आ रहा? आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। यस सर। एक एक केस इस पे था कि उसने उसका कुत्ता खोज लिया, उसको मालूम नहीं था कि उसने कोई ऑफर वो दिया था खोजने का, और उसने फिर उससे इनाम मांगा था। तो यस, दिस इज, मुझे भी हाँ, याद है। ये केस है अपने केस में। यस तो ये अपना हो गया। तो आरती तुम किस किस कॉलेज से तुमने एलएलबी किया है? सर, मैंने रेवाड़ी हरियाणा से की है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। अच्छा सॉरी, मतलब ये चीजें रिकॉर्ड हुई तो लेट अस नॉट टॉक हियर, ठीक है कोई बात नहीं। मैं ओके सर। तो हमारे ये डिस्कशन पूरा हो गया। एक और जो मैंने दिया था उसको एक और डिस्कस कर लेंगे, और इन दोनों के वीडियोस में अपलोड कर दूंगा सो दैट सबको एक क्लियर है, और एक बार फिर हम डिसाइड कर लेंगे किस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। बट मोस्टली डिपेंडिंग ऑन मतलब जो मुझे दिखा, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, हिंदू लॉ पे ज्यादा फोकस यस करना सर, है। प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन करा दीजिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन फिर हिंदू लॉ, और उसके बाद बाकी सब चीजें पे अगर हम थोड़ा थोड़ा भी फोकस कर लेंगे तो बाकी सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है? तो कल यस सर। मैं टाइम बता दूंगा। इट विल नॉट बी दिस टाइम, क्योंकि हो सकता है कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं गांव पे था। तो लेकिन कल विल हैव द क्लास एंड विल हैव डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट जो मैंने एक और डाला था। ओके सर। चलो बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।